यूनिट 2 देख रहे हैं। इसमें प्रोग्रामिंग मेथोडोलॉजी की बात करेंगे। पहला चैप्टर इसमें है एल्गोरिथम्स और फ्लो चार्ट। प्रोग्राम का मतलब या प्रोग्रामिंग का मतलब सीधे कोड करना होता है, ऐसा नहीं। कोई भी चीज करने से पहले पहले प्लानिंग की जाती है। जैसे मैं आपको आगे एग्जांपल देता हूं। इस पूरे चैप्टर में हम बहुत इंपॉर्टेंट चीज देखने वाले हैं जो आगे के चैप्टर्स के लिए बेस बनेगी। एल्गोरिथम्स और फ्लो चार्ट के बारे में जानेंगे, किस तरीके से इन दोनों का उपयोग हम करते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए। और फिर हम देखेंगे सीक्वेंशियल क्या है, सिलेक्शन कैसे करेंगे और इटरेशन कंस्ट्रक्ट, इसके बारे में बात करेंगे। ये भी देखेंगे फाइनाइट और इनफाइनाइट लूप क्या होता है। एल्गोरिथम क्या है? ये एक स्टेप बाय स्टेप तरीका है, प्रोसेस है, ताकि कोई भी कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम आपके सामने जो है उसको सॉल्व किया जा सके। कोई भी अगर कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है आपके लाइफ में या रियल लाइफ में, तो हमको क्या करना पड़ेगा? जैसे मान लीजिए आपको ए पॉइंट से बी पॉइंट पे जाना है, मान लीजिए छुट्टी मनाने ही जाना है, तो आप क्या करते हैं? प्लान करते हैं। अपना एक सूटकेस रखते हैं। सूटकेस रखना भी एक प्लानिंग है। इसमें क्या क्या रखेंगे? टूथब्रश रखेंगे, आप अपना शूज रखेंगे, देखेंगे यहाँ ठंडी है गर्मी है, उस हिसाब से कपड़े रखेंगे। तो सारी आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी। इसी तरीके से अगर कोई रियल लाइफ प्रॉब्लम है, जैसे बैंकिंग सोल्यूशन आपको देना है, तो आप क्या करेंगे? पहले प्रॉब्लम को देखेंगे, उसके हिसाब से आप एल्गोरिथम बनाएंगे। फिर जो प्रोग्राम आप बनाएंगे वो लिख के चलाना तो बहुत आसान है, लेकिन हर एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज होना चाहिए। ऑर्गेनाइज का मतलब, मैंने एक प्रोग्राम लिखा 4 लाइन में, हो सकता है आप ये प्रोग्राम 2 लाइन में ही खत्म कर दें। ये भी हो सकता है कि ये जो 2 लाइन है ये बहुत ही इफेक्टिव हो, ये 4 लाइन इनइफेक्टिव हो। लेकिन अगर सीपीयू के हिसाब से देखा जाए, जो कंप्यूटर की मेमोरी के हिसाब से देखा जाए, तो हो सकता है कि ये 4 लाइनें ज्यादा बेहतर काम कर रही इन 2 लाइनों से। तो अलग अलग तरीके हैं, आप अलग सोचेंगे, मैं अलग सोचूंगा, हम दोनों के प्रोग्राम्स अलग होंगे। तो जो तरीका अपनाना है वो हमको ऐसा अपनाना है जिससे हम बेस्ट पॉसिबल रिजल्ट दे सके। तो जो प्रोग्राम का इंप्लीमेंटेशन है, फाइनल प्रोग्राम आप जो लिखेंगे, उसके लिए एल्गोरिथम एक सिंप्लीफिकेशन कह सकते हैं आप। तो उसके बाद जब एल्गोरिथम आप लिख लेंगे, उसके बाद आप एक काम करेंगे कि फ्लो चार्ट बनाएंगे। फ्लो चार्ट क्या होता है? एक कोई भी चीज अगर आप डायग्राम में किसी को दिखाएं तो ज्यादा समझ में आती है। यही जो प्रोग्राम आपने जो एल्गोरिथम सोचा है, उसको अगर हम बॉक्स में दिखाएं, करेक्शंस दिखाएं, एरोज दिखाएं, तो आप ज्यादा बेहतर समझ पाएंगे और वहां पर आपको क्लैरिटी आएगी कि यहां से हम यहां जा रहे हैं, अगर ये गलत हो गया तो कैसे जाएंगे, अगर यहां पर रोड ब्लॉक है तो कैसे जाएंगे, अगर मान लीजिए बी में कोई होटल है वो आपको नहीं मिल रहा, तो कौन सा होटल लेना है, तो ये ए बी, इफ एल्स, यहां नहीं तो वहां कैसे, ये सारी चीजें आपको यहां दिख जाएंगी। फिर फ्लो चार्ट को आप कन्वर्ट करेंगे प्रोग्राम कोड में। तो एल्गोरिथम क्या है? एल्गोरिथम एक बहुत इफेक्टिव तरीका है जिसमें आप जो फाइनाइट लिस्ट में एक तरीका अपनाते हैं, जिसमें कोई भी आप प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हैं, तो एक इनिशियल स्टेप से आउटपुट तक या फाइनल स्टेप तक आप वेल डिफाइंड यहां पर स्टेप्स लिखते हैं। जैसे मान लीजिए कोई कैलकुलेट दो नंबर को ऐड करने का ही प्रोग्राम क्यों ना हो, जो इंस्ट्रक्शंस मैं ये कह रहा हूं, ये वो इंस्ट्रक्शंस हैं जो आप लिखेंगे, जो कंप्यूटर इसको एग्जीक्यूट करेगा, कंप्यूटिंग डिवाइस इसको एग्जीक्यूट करेगा या चलाएगा। तो जो भी प्रॉब्लम आपके सामने आएगी वो सब आप इसमें लिखेंगे। लेकिन एल्गोरिथम जो होता है वो इंग्लिश लाइक लैंग्वेज में होता है, सिंपल इंग्लिश में आप लिख सकते हैं इसको। जैसे पहले मुझे क्या करना है, दूसरे स्टेप में मुझे क्या करना है, तीसरे स्टेप में मैं क्या करूंगा, इस तरीके से चौथे स्टेप में क्या करूंगा, हर एक स्टेप पे हम इंग्लिश में लिख देंगे। तो एल्गोरिथम का मतलब है द स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। किसी भी प्रॉब्लम, रियल लाइफ प्रॉब्लम या कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम, इसको सॉल्व करने के लिए अगर आप स्टेप बाय स्टेप इंग्लिश लाइक लैंग्वेज में लिखते हैं प्रोसीजर को, उसको हम कहते हैं एल्गोरिथम। जैसे एग्जांपल लेते हैं, मैगी बनाना है आपको। मैगी बनाने के लिए अगर आपसे कहा जाए, मैगी कोई कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम नहीं है, एक रियल लाइफ प्रॉब्लम है।
अगर मान लीजिए इसी का कोड लिखना पड़ जाए आपको, एक एग्जांपल दे रहा हूं, तो सबसे पहला तरीका क्या अपनाएंगे आप? सबसे पहले आप स्टेप 1 करेंगे कि स्टार्ट, यहां से हम शुरुआत करने वाले हैं। स्टेप 2 आपका होगा टेक पैन इन वाटर, पैन में आप पानी डालेंगे, फिर उसके बाद इसको बर्नर पे रखेंगे, पुट पैन ऑन द बर्नर, फिर स्विच ऑन द गैस बर्नर, फिर आप गैस बर्नर को ऑन करेंगे, फिर मैगी और मसाला एक साथ डालेंगे, 2 मिनट के लिए बॉईल करेंगे, पैन को हटाएंगे, फिर मैगी फोर्क या स्पून से निकालेंगे, प्लेट में रखेंगे, सर्व करेंगे और आप यहां पर स्टॉप कर देंगे। तो ये जो एग्जीक्यूशन किसी प्रोग्राम के जो तरीके हैं या स्टेप्स आपने लिखे हैं, इसको हम सीक्वेंस स्टेटमेंट, सिलेक्शन स्टेटमेंट, इटरेशन, लूपिंग स्टेटमेंट, इन सब में डिवाइड कर सकते हैं। इसी को हम कहेंगे कंट्रोल स्ट्रक्चर। इससे पहले मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि ये जो आपने स्टेप देखे, क्या आपके स्टेप भी ऐसे होंगे? क्या आप पैन को वाटर में डाल के, मतलब वाटर को पैन में डाल के, क्या आप उसको बर्नर पे रखेंगे? या आप बोलेंगे नहीं साहब, मैं ऐसे नहीं करता, मैं पहले इसको बर्नर पे रखूंगा फिर पानी डालूंगा। तो ये भी तो तरीका है। इसी तरीके से आप कहते हैं कि मैगी और मसाला मैं एक साथ डालूंगा। नहीं, मैं मैगी को कुछ देर पहले पकाऊंगा, उसके बाद मसाला डालूंगा, है ना? तो आपके पास स्टेप यहां पर एक और आ जाएगा, पुट मैगी एंड अलाउ इट टू बॉईल फॉर से 2 to 5 minutes, देन पुट मसाला। ये आप कर सकते हैं, है ना? आप क्या करेंगे? टेक ऑफ द पैन। अगर आप कहते हैं नहीं, मैं तो गरम गरम ही निकालूंगा, तो ये आप कर सकते हैं। तो ये जो तरीके बता रहा हूं मैं, ये कोई ऐसे नहीं है कि वेल डिवाइज्ड है। ये आपके ऊपर है कि आप प्रॉब्लम को सॉल्व करने का क्या तरीका अपनाते हैं। तो जैसे मैंने बताया कि किसी भी प्रोग्राम को, जैसे ऐड करने का प्रोग्राम है और 2 और 3 को आपको ऐड करना है, इसको ऐड करने का क्या तरीका है? पहले यूजर से इनपुट कराइए, पहला यूजर से इनपुट कराइए, फिर दूसरा क्या करिए, इंदर को ऐड करिए, पहले इनके लिए वेरिएबल बनाने पड़ेंगे, ऐड करिए, रखिए किसी तीसरे वेरिएबल में a+b, ए में 2 ले लीजिए, बी में 3 ले लीजिए, फिर तीसरा आप कर सकते हैं सी को आउटपुट कर दीजिए यूजर को। ये एक छोटा सा सीक्वेंस है। तो ये जो बहुत छोटा सा सीक्वेंस है, अगर यही चीज आपको बार बार करनी है तो आपको इटरेशन या लूपिंग में जाना पड़ेगा। अगर आपको कहना है कि देखिए अगर ए और बी इंटीजर्स है तो कुछ और एडिशन होगा, ए और बी अगर मान लीजिए रैशनल है तो कुछ एडिशन होगा, तो उसके लिए आप सिलेक्शन स्टेटमेंट में जाएंगे। तो ये अलग अलग चीजें कंट्रोल स्ट्रक्चर कहलाती है। सीक्वेंस स्टेटमेंट क्या होते हैं? इसमें क्या होता है, हर एक इंस्ट्रक्शन दूसरे के बाद काम करेगा, सीक्वेंस में काम करेगा, पहले ये, फिर ये, फिर ये। यानी कि अगर आपको गुड मॉर्निंग प्रिंट करना है तो आप स्टार्ट करेंगे, प्रिंट गुड मॉर्निंग करेंगे, स्टॉप करेंगे। और प्रिंट अगर आप मान लीजिए इसको सी में लिखना चाहेंगे तो आप सीधा प्रिंट एफ करेंगे, डबल कोट्स में आप गुड मॉर्निंग लिख देंगे। यही अगर आप कोड करना चाहते हैं C++ में तो आप लिखेंगे सी आउट गुड मॉर्निंग। यही आप जावा में करना चाहते हैं तो system.out.println और अंदर आप GM कर देंगे। तो ये 3 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मैंने आपको अलग अलग बताई और उसमें आपको अलग अलग मैंने बताया सिंटेक्स क्या होंगे, लेकिन ये सिंटेक्स सारे के सारे काम तो यही करेंगे ना। पहले स्टार्ट करेंगे आप, ये प्रिंट कर देंगे किसी भी कोड में और स्टॉप कर देंगे। तो ये सीक्वेंस है, एक के बाद एक काम होगा। जैसे आपको एल्गोरिथम लिखना है एरिया ऑफ रेक्टेंगल का, तो पहले आप स्टार्ट करेंगे। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल, देखिए एक रेक्टेंगल है, इसके लिए एरिया निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, लेंथ और ब्रेड्थ चाहिए। तो आप क्या करिए, यूजर से लेंथ और ब्रेड्थ मांग लीजिए, वेरिएबल आप ले लीजिए एल और बी और स्टोर कर दीजिए। एल लेंथ को एल इसमें स्टोर कर दीजिए एल में, और ब्रेड्थ को इसमें। ओके, उसके बाद आप तीसरा काम क्या करेंगे, एक ले लीजिए वेरिएबल ए, उसमें ये एल इंटू बी को मल्टीप्लाई करके स्टोर कर दीजिए। फिर आप क्या करिए, यूजर को दिखा दीजिए, यानी प्रिंट एफ कर दीजिए। मोस्टली मैं सी में ही लिखूंगा, प्रिंट एफ एरिया इज इक्वल टू, और यहां पर आप ए कर दीजिए प्रिंट।
तो ए प्रिंट हो जाएगा, एरिया प्रिंट हो जाएगा, फिर स्टॉप कर दीजिए। तो दोनों ही एग्जाम्पल में आपने देखा कि हर एक इंस्ट्रक्शन जो है वो एक के बाद एक आ रहे हैं, हम दोबारा कहीं वापस नहीं जा रहे या फिर कंट्रोल कहीं छोड़ नहीं रहे। इसीलिए इनको सीक्वेंस, जैसे आप कहते हैं ना जो क्यू में खड़े होते हैं लोग, सीक्वेंस में खड़े होते हैं, ऐसा होता है कि एकदम आप खड़े हैं और यहाँ पर टिकट टेलर है और एक आदमी जंप करके आ गया, बोले सर ऐसा है कि मेरा बच्चा बीमार है और मुझे प्लीज टिकट दे दीजिए। बाकी लोग सुन लेते हैं, समझ लेते हैं और परेशानी को जान के इसको टिकट लेने देते हैं। ये जो है जंपिंग नहीं हो रही, इसमें सीक्वेंस में चल रहा है, पहले ये लेंगे टिकट फिर ये, इस तरीके से सीक्वेंस में चल रहा है। सिलेक्टिव स्टेटमेंट क्या होते हैं? सिलेक्टिव स्टेटमेंट, अगर कोई कंडीशन है, यानी कि कल अगर बरसात होगी तो मैं छाता ले जाऊंगा, अगर कल बरसात होगी तब छाता ले जाऊंगा, अगर नहीं हुई तो छाता नहीं ले जाऊंगा। तो यहां पर कंडीशनल टेस्ट हो रहा है। अगर कंडीशनल टेस्ट ट्रू है तो कंपाइलर क्या करेगा, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो होती है वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम हाई लेवल लैंग्वेज में लिखते हैं, यानी इंग्लिश लाइक में लिखते हैं, वो जाती है किसमें, मशीन लैंग्वेज में चेंज होती है। हाई लेवल से मशीन लैंग्वेज चेंज करने के लिए आपके पास हर एक लैंग्वेज का कंपाइलर होता है, कंपाइलर, तो कंपाइलर इसको इसमें कन्वर्ट करता है। तो कंपाइलर का काम क्या है कि वो ये इंस्ट्रक्शन लेगा और ये देखेगा कि ये ट्रू और फॉल्स में उसको किस लाइन को एग्जीक्यूट करना है। ट्रू के लिए अलग पे जा सकता है, फॉल्स के लिए अलग पे जा सकता है। तो देखिएगा, अगर हम ये चेक करना चाहें कि कोई वोटिंग करने के लिए एलिजिबल है कि नहीं, हिंदुस्तान के बारे में बात कर रहे हैं हम, मोर देन और इक्वल टू 18 ईयर्स ओल्ड, ये आपको कंडीशन दी गई है। तो आप स्टार्ट करेंगे, पहले तो यूजर से एज ले लेंगे और एज में रख देंगे। मान लीजिए एज आपने वेरिएबल बना लिया, उसमें यूजर से एज ले लेंगे। अगर आप एज लेना चाहें तो आप ऐसे कर सकते हैं, प्रिंट द एज, और उसके बाद जैसे ही आप यूजर का वैल्यू एज लेंगे तो आप स्कैनएफ में ले सकते हैं इसको। स्कैनएफ, प्रिंटएफ में से स्क्रीन पे प्रिंट होता है और स्कैनएफ से स्कैन हो जाता है, मतलब जो वैल्यू है वो इनपुट हो जाती है। उसके बाद जो ये एज में आपने वैल्यू डाल दी या आ गई, उस पर चेक करेंगे इफ, देखिए अब यहां पर मैं इफ लगा रहा हूं, यदि एज ग्रेटर देन 18 है तो आप क्या करेंगे, आप बोलेंगे यहां पर इस स्टेप पे आएंगे, यदि एज 18, मतलब ये जो लाइन इसके बाद लिखी होगी वो आप लिखेंगे, यानी प्रिंट कराएंगे। मैं पी लिख देता हूं बस इसके लिए कि एलिजिबल, ई कर देता हूं बस। यदि एज जो यूजर ने डाली वो 18 से कम है तो आप क्या कराएंगे, एल्स में प्रिंट करा देंगे नॉट एलिजिबल, एनी कर देंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर एज 18 से ऊपर है तो ये फोर्थ पे जाएगा, अगर एज 18 से कम है तो ये फोर्थ पे जाएगा ही नहीं, इस लाइन पे जाएगा ही नहीं, ये सीधा यहां से जंप करके यहां चला जाएगा। तो यानी कि यहां पर कंडीशनल टेस्ट हुआ और सिलेक्टिव स्टेटमेंट चले, सारे नहीं चल रहे, या तो ये चलेगा या तो ये चलेगा, दोनों में से एक बार में एक ही चलेगा, यानी दोनों एक साथ नहीं चल सकते, फिर आप स्टॉप कर देंगे। इसे कहते हैं सिलेक्टिव स्टेटमेंट्स। अगर एक एल्गोरिथम आपको लिखना है ये जानने के लिए कि कोई नंबर पॉजिटिव है, नेगेटिव है या जीरो है, तो आप क्या करेंगे, स्टार्ट करिए, नंबर ले लीजिए यूजर से, एन में उसको रख लीजिए वेरिएबल में। वेरिएबल वो होता है जो वेरी करेगा पूरे प्रोग्राम में, इसलिए वेरिएबल बोलते हैं। इसलिए एन, ए से लेकर जेड तक कोई भी ले सकते हैं। नॉर्मली हम एक्स और वाई का यूज करते हैं, नंबर के लिए एन का यूज करते हैं। तो अगर मान लीजिए आप स्टोर कर दें एन में, फिर आप अगले स्टेप पे आइए, स्टेप 3 पे, चेक एन। अगर एन ग्रेटर देन 0 है तो आप क्या करेंगे, आप सीधा इस 5वें स्टेप पे आ जाएंगे। अगर एन ग्रेटर देन 0 है तो सीधा इस पे आएंगे। अगर फोर्थ पे, अगर एन लेस देन 0 है तो आप क्या करेंगे, सीधा आप नेगेटिव पे आएंगे। अगर ये दोनों ही नहीं है तो आप क्या करेंगे, ये दोनों कंडीशन अगर फेल हो जाती हैं दोनों, तो आप सीधा 7 पे आ जाएंगे। तो देखिए आपने अगर यहां एन ग्रेटर देन 0 है तो बाकी सब छोड़ दिया, ये भी छोड़ दिया, ये छोड़ दिया, ये दोनों छोड़ दिए, ये वाले, ये एन ग्रेटर देन 0 है तो ये भी छोड़ दिया, ये भी छोड़ दिया, इस पे आ गए। ऐसे एन लेस देन 0 है तो ये आपने छोड़ दिया और इक्वल इस पे आए, ये भी छोड़ दिया। तो 2 कंडीशन आपने स्किप कर दी। ये कंडीशनल स्टेटमेंट है, कंडीशन के हिसाब से स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, फिर आप स्टॉप कर देंगे। तो सारे स्टेटमेंट यहां पर एग्जीक्यूट नहीं हो रहे हैं, लेकिन जो इनपुट के हिसाब से
जो एल्गोरिथम है वो एग्जीक्यूट हो रहा है और वो ट्रू और फॉल्स सिचुएशन में बता रहा है आपको किस जगह पे जाना है। इटरेटिव स्टेटमेंट, इटरेटिव स्टेटमेंट मतलब ये है कि बार बार कोई काम करना है किसी कंडीशनल टेस्ट पे, यानी कि एक ही लाइन, एक ही इंस्ट्रक्शन या ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन आपको बार बार चलाने हैं। तो इसे हम कहते हैं लूपिंग या इटरेशन। लूपिंग का मतलब यूं चलाते जाइए, चलाते जाइए, चलाते जाइए जब तक कोई कंडीशन मीट नहीं होती। जैसे अगर आपको एक एल्गोरिथम लिखना है, प्रिंट ऑल नेचुरल नंबर्स अप टू n, मान लीजिए आपको 5 यूजर एंटर कराता है, तो आप क्या करेंगे, पहले 1 प्रिंट कराएंगे, अभी 5 तो नहीं हुआ, फिर दोबारा चलाएंगे इस लूप, दोबारा एग्जीक्यूट होगी इंस्ट्रक्शन, 2 प्रिंट होगा, फिर दोबारा करेंगे आप, फिर 3 प्रिंट होगा, फिर दोबारा करेंगे 4 प्रिंट होगा, फिर दोबारा करेंगे 5 प्रिंट होगा। अब जो 5 तक लिखना था वो आप यहां पर आ गए, कंडीशन आपकी ट्रू हो गई, अब आप बाहर आ जाएंगे। तो इस तरीके से अगर हमको प्रिंट करना हो एक ऑल नेचुरल नंबर अप टू n, तो आप सबसे पहले यूजर से एंटर कराएंगे, नंबर को स्टोर कर लेंगे n में, फिर क्या करेंगे, i, कोई भी i एक वेरिएबल लेके चल सकते हैं, उसको 1 से शुरुआत करेंगे और जब तक ये n तक नहीं पहुंचता, जैसे मैंने कहा 5 तक नहीं पहुंचता, आप फिर किस स्टेप पे चले जाएंगे, 5 पे, यहां पर अब प्रिंट करेंगे i को, 1 प्रिंट कर लिया, फिर इंक्रीमेंट करेंगे i को 1 से, यानी 2 होगा, फिर आप क्या करेंगे, अगेन फिर चेक करेंगे, गो टू स्टेप 4 स्टेप पे जाएंगे आप, उसके बाद देखेंगे कि क्या ये n तक हुआ, 5 तक बना, नहीं, तो आप क्या करेंगे, फिर से प्रिंट i करेंगे 2 को और उसके बाद इंक्रीमेंट कर देंगे उसको 1 से, अब 3 हो चुका है, फिर आप फिर से स्टेप पे जाएंगे 3, 4 और जब 5 पे आ जाएंगे आप, जैसे आप यहां पर चेक कराएंगे, बार बार चलते चलते ये चलता जा रहा है, जैसे आप जाएंगे और यहां पर देखेंगे कि हाँ ये 5 हो गया है, अब ये बोलता है कि गो टू स्टेप 8, जब 5 पे आ गए तो अब ये तीनों नहीं चलाने, अब सीधा आपको यहां पे आ जाना है, स्टॉप। तो इसमें क्या हुआ, ये जो 5, 6 और 7, 5, 6, ये 7 है, 5, 6 और 7 कितने बार चला ये आपका 5 बार चला, मतलब ये तीनों लाइन 5 बार एग्जीक्यूट हुई, क्यों, क्योंकि हमें 5 तक पहुंचना था या n तक पहुंचना था, एक बार हम n पे पहुंच गए, सीधा हम स्टॉप करेंगे, तो 4, 5 बल्कि 4 भी एग्जीक्यूट हो रहा है क्योंकि चेक भी हो रहा है, तो 4, 5, 6 और ये 7, ये जो 4 आप इंस्ट्रक्शंस देख रहे हैं, ये एक से ज्यादा बार रन करेगी। फ्लो चार्ट, कैसे हम एल्गोरिथम लिखेंगे, कैसे हम प्रोग्राम लिखेंगे, इसके लिए हमारे पास कुछ तरीके हैं। हमारे पास एक प्रॉब्लम आ गई, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम पहले इंग्लिश लाइक लैंग्वेज में स्टेप्स लिख देंगे, जैसे मैगी बनाने का देखा था। उसके बाद हम क्या करेंगे, जब हम ये लाइन सब लिख देंगे तो यहां तक तो ठीक है, हम देखेंगे हाँ चलो सब ठीक चल रहा है। इसके बाद हम कोशिश करेंगे कि इसको डायग्राम में शो करें, सिंबल से शो करें। इस डायग्राम से, इस सिंबल से लिखने के 2 तरीके हैं, 2 फायदे हैं। पहला तो यह है कि डायग्राम जो होता है हमेशा रिटन मटेरियल से ज्यादा आपको आउटपुट देता है, या फिर आप ज्यादा अच्छा समझ सकते हैं डायग्राम को, जिसे कहते हैं अ पिक्चर इज 10,000 वर्ड्स वर्थ देन दी वर्ड्स। दूसरा यह होता है इसमें कि यहां पर आपको प्रॉपर सीक्वेंसिंग दिखाने का मौका मिलता है। अब जैसे सीक्वेंसिंग में आप सीक्वेंशियल बना रहे हैं, आपको कंट्रोल स्ट्रक्चर देने हैं या लूपिंग देनी है, ये तीनों चीजें यहां क्लियर हो जाएंगी। तो फ्लो चार्ट के लिए क्या क्या सिंबल होंगे, आप देखिए ये वाला सिंबल जिसे हम ओवल कह रहे हैं, ओवल या इलिप्स कहेंगे इसको, ये जो होता है स्टार्ट और स्टॉप के लिए, यानी स्टार्टिंग और एंड में आपको ये दिखाई देगा। जहां पर भी आपको कोई इनपुट एलिमेंट करना होगा, जहां पर भी जैसे n इंक्लूड करेंगे या x या y, अगर आपको 2 और 3 ऐड करने हैं तो 2 और 3 को a और b में लेना पड़ेगा, a और b इनपुट होगा तो ये इस तरीके से दिखा जाएगा, इनपुट a इनपुट b। इसी तरीके से जहां पर आप प्रोसेसिंग कर रहे हो, जैसे आपने यहां लिखा इनपुट, यहां स्टार्ट कर देते हैं, यहां स्टॉप कर देते हैं, यहां पर कहेंगे इनपुट a कॉमा b, यहां पर करेंगे मान लीजिए c इक्वल टू a प्लस b, यहां क्या हो रहा है प्रोसेसिंग, तो इसको बनाएंगे
रेक्टेंगल फॉर्म में, इसको बना देंगे थोड़ा सा पैरेललोग्राम फॉर्म में। फिर उसके बाद यहां पर आप जब आप आउटपुट कर रहे होंगे, क्योंकि आपको सी को प्रिंट करना है, तो यहां पर कर दीजिए इस फॉर्म में, ये वाले फॉर्म में आप लिखेंगे प्रिंट सी और स्टॉप कर देंगे। तो ये जो अलग अलग चीजें हैं वो हम ऐसे यूज करेंगे। एरो जो है वो फ्लो को बताएगा, ये एरो फ्लो को बताएगा। प्रोसेसिंग यहां पर हो रही है। डिसीजन बॉक्स, फ्लो ऑफ कंट्रोल तो ये हो गया, कनेक्टर्स भी है साथ में। डिसीजन बॉक्स यानी कि आपको यहां पर मान लीजिए इफ एज, अगर वोटिंग की एज देखा जाए, इफ एज इज ग्रेटर देन 18, तो आप क्या करेंगे, अगर एज ग्रेटर देन 18 है तो आप अगर यहां पर लिखेंगे यस, तो आप बोल सकते हैं प्रिंट करा दीजिए एलिजिबल, और नहीं तो यहां आप करके यहां पर दिखा देंगे आउटपुट इधर पे। अगर नो होता है तो आप बोल देंगे कि यहां पर प्रिंट NE और फिर स्टॉप पे चले जाएंगे, यहां से भी स्टॉप पे चले जाएंगे। ऐसे ये डिसीजन बॉक्स काम करेगा। ये फ्लो चार्ट है जो सीक्वेंशियल आपको बता रहा है, ये सीक्वेंस में है। सीक्वेंशियल तरीका जो है, 3 तरीके होते हैं ना, सीक्वेंस होता है, कंट्रोल होता है, साथ में इटरेशन होता है। तो ये जो फ्लो चार्ट है ये आपको बता रहा है कि किस तरीके से सीक्वेंस में चीज चलेगी। जैसे आपको सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, तो सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकलता है, P इंटू आर इंटू टी बाय 100, यानी प्रिंसिपल अमाउंट चाहिए आपको, रेट ऑफ इंटरेस्ट चाहिए, टाइम चाहिए, और बाय 100 करना है। तो P, R और T ये तो इनपुट होने चाहिए, तो उसको हम यहां पर पैरेललोग्राम में इनपुट करा देंगे, इनपुट P, R, T। अब सिंपल इंटरेस्ट आपको कंप्यूट करना है, तो कैसे करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट SI इज इक्वल टू P इंटू आर इंटू टी इंटू 100। क्योंकि ये यहां पर प्रोसेसिंग हो रही है, तो ये क्या करेंगे, आप रेक्टेंगल डब्बे में रखेंगे। अब जब SI आ गया तो यूजर को दिखाना भी है, तो प्रिंट SI। अब ये क्योंकि ये इनपुट है और ये आउटपुट है, तो ये किस में दिखाएंगे, ये भी इसी डब्बे में दिखाएंगे, पैरेललोग्राम वाले, ये दोनों सेम डब्बे हैं। उसके बाद बॉक्सेस है, यहां पर आप स्टॉप कर देंगे, ये ओवल जो आपको दिखा है एलिप्स, स्टार्ट और स्टॉप के लिए। अब सिलेक्टिव एग्जीक्यूशन देखते हैं। ये जो एग्जांपल है ये सिलेक्टिव एग्जीक्यूशन का है। इसमें देखिए कि 2 नंबर में हमको बड़ा पता करना है, तो स्टार्ट तो यही इससे करेंगे, ओवल से। फिर यूजर से जो 2 को चेक करना है वो इनपुट कराना है आपको, तो इनपुट A, B। अब आपका आएगा ये वाला बॉक्स, ये डिसीजन बॉक्स या सिलेक्शन बॉक्स। क्या A B से बड़ा है, 2 कंडीशन हो सकती है, या तो A B से बड़ा होगा या A B से छोटा होगा। A अगर B से बड़ा है तो आप बोलेंगे A इज बिग, प्रिंट के लिए क्या होता है, ये वाला, मतलब आउटपुट के लिए। ऐसी अगर नो है, अगर A B से बड़ा नहीं है, तो आप प्रिंट कर देंगे B इज बिग, और फिर इन दोनों को करेक्ट कर देंगे स्टॉप से। ये एग्जांपल था सिलेक्टिव का, फ्लो चार्ट है ये। अब ये जो एग्जांपल है ये वाला, ये है फ्रैक्शन निकालना है किसी नंबर का। इसमें दोनों चीजें हो रही हैं, एक तो आप कंट्रोल भी ट्रांसफर कर रहे हैं और दूसरा आप इटरेशन भी कर रहे हैं। इटरेशन या लूपिंग, इटरेशन का हिंदी का मतलब मीनिंग होता है बार बार, इटरेटिव, बार बार। तो स्टार्ट करेंगे, अगर आपको फैक्टोरियल निकालना है किसी नंबर का। फैक्टोरियल क्या होता है, जैसे अगर मुझे 5 का फैक्टोरियल निकालना है तो मैं 1 से शुरू करूंगा, फिर 2 होगा, 5 तक नहीं पहुंचे, फिर चेक करेंगे 5 तक पहुंच गया, नहीं, फिर आप 3 लेंगे, मतलब 1 प्लस एक और ऐड करके मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर आप देखेंगे 5 तक नहीं पहुंचे, फिर एक ऐड करके मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर आप बोलेंगे 5 तक पहुंचे, नहीं पहुंचे, फिर एक और ऐड करके मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर आप 5 तक पहुंच गए, तो फिर ये जो मल्टीप्लीकेशन हुआ है इसको आप प्रिंट करा देंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे, आप सबसे पहले स्टार्ट करेंगे, यूजर से इनपुट लेंगे कि कौन से नंबर का आपको फैक्टोरियल निकालना है। फिर आप जैसे मैंने कहा 1 से शुरू करते हैं, इसमें I इक्वल टू 1 ले लेंगे और F भी इक्वल टू 1 ले लेंगे अभी। फिर आप चेक कराते रहेंगे क्या I N से कम हुआ, यानी कि क्या ये 5 से कम है, तो पहले बार तो ये कम मिलेगा, ठीक। जैसे ही कम मिलेगा आप जाएंगे F इज इक्वल टू F इंटू आई, यानी कि आप क्या करेंगे कि I क्योंकि 1 लिया है, F भी 1 लिया है, तो F में क्या हो जाएगा, F में आ जाएगा 1 इंटू 1, तो F में क्या आ गया 1। फिर आप चेक करेंगे यहां पर दोबारा आके क्या I लेस देन 1 हुआ,
आपने एक बढ़ा दिया अभी, i इज इक्वल टू आई प्लस टू, आई प्लस वन मतलब i2 हो चुका है, मतलब f1 हो गया है, i2 हो चुका है। आपने देखा यहाँ पर i लेस देन n है, 2 है ये, तो ये तो n से कम नहीं हुआ, मतलब n से कम ही है, n के बराबर नहीं हुआ। तो अगली बार क्या करेंगे, f इज इक्वल टू एफ इंटू आई, यानी f इज इक्वल टू f में क्या था 1, i में क्या था 2, तो f में 2 आ गया, और i को आपने बढ़ा दिया एक और, i इज इक्वल टू आई प्लस वन यानी 3 कर दिया। फिर यहाँ पर गए, i को चेक कराया, 5 तक पहुंचा, नहीं पहुंचा, तो आप क्या करेंगे, दोबारा आएंगे। अब f में क्या आ चुका है 2, तो f इज इक्वल टू एफ इंटू टू में, f इंटू आई में 2 इंटू आई कितना हो गया 3, तो f में आ जाएगा 6। आप i को और बढ़ा दीजिए, 4 कर दीजिए इसको। ठीक, यहाँ पर गया, अरे ये 4 हुआ कि नहीं हुआ, नहीं हुआ, 5 हुआ कि नहीं हुआ, नहीं हुआ। अब दोबारा आएंगे, f में कितना आ चुका है 6, i में कितना आ चुका है 4, 6 4 24, तो आप क्या करेंगे, i को भी बढ़ा देंगे, i अब 4 हो चुका है। फिर आप दोबारा जाएंगे, i 4, अरे ये तो अभी भी नहीं हुआ है, दोबारा आएंगे, यहाँ पर f में कितना आ चुका है, f में 6 4 24, तो 24 इंटू आई यानी कि 4। ठीक है, उसके बाद i को और बढ़ा दिया आपने 5। फिर आप गए दोबारा, आपने चेक किया i लेस देन इक्वल टू n है, बोले हाँ 5 तक आ गए, तो ये लेस देन इक्वल टू n में यहाँ पर एक बार, जैसे अगर आपको 5 से कम निकालना है तो आप इसको लेस देन कर दीजिए बस, मतलब फैक्टोरियल के लिए आप इसको क्या लेस देन कर दीजिए। तो i लेस देन n तो नहीं हुआ, तो इसके बाद f इज इक्वल टू 24 इंटू 4, मतलब 24 इंटू 4 जो भी होगा 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको। अब जैसे ये 5 के ऊपर निकल गया, तब आप क्योंकि अब तो हमारे पास f में फैक्टोरियल आ गया, हम यहाँ पर जाएंगे और बोलेंगे अब n जो है वो i जो है वो n से ऊपर निकल गया है, मतलब i 5 के ऊपर निकल गया है, i भी 5 और n भी 5, तो अब आप नो पे आएंगे, अब यहाँ नहीं जाएंगे, लेकिन f में हमारे पास फैक्टोरियल आ चुका है इस बीच, यहाँ पर प्रिंट f करेंगे, जो भी f आ गया है वो यहाँ प्रिंट करके स्टॉप कर देंगे। तो ये तरीका होता है फैक्टोरियल निकालने का, और फ्लो चार्ट से, ये फ्लो चार्ट। अगर आपको फ्लो चार्ट निकालना है बिगेस्ट नंबर अमॉन्ग n नंबर्स, यानी कि आपके पास n नंबर्स मिले, कोई भी नंबर्स हो सकते हैं, और उसके बाद आपको इनमें से बिगेस्ट पता करना है, तो क्या तरीका है, सबसे पहले आप n इनपुट कराइए कि ये n नंबर्स कितने होंगे, उसके बाद आप a इनपुट कराइए, i को 1 से लेकर चलिए। अब ये n नंबर्स मतलब ये है कि जो जितने भी n नंबर मिले हैं आप चेक कराइए i को a से, मतलब पहले वाले नंबर को n से, मतलब जो भी नंबर आ रहे हैं उसमें एक नंबर ऐसा होगा जो आपने चेक कराना है इससे, जैसे ये 2 4 8 6 है और आपके पास 7 है, या फिर एक काम करिए, इस 2 4 8 6 में ही सबसे बड़ा पता करना है, तो फिर कैसे करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, यहां से शुरू करेंगे, यहां से शुरू करेंगे। आप देखेंगे कि जैसे यूजर के पास आया, यूजर ने कोई नंबर डाला, इनपुट किया ना, यहां पर वो चेक करेगा, जो भी, जैसे मान लीजिए 8 से चेक करना है, तो आप जैसे ही आएंगे यहां पर बोलेगा कि 8 इससे कम है कि बड़ा है। अगर आपको पहली बार में मिल जाता है तो आप क्या करेंगे, यहां पर जाके जैसी सीक्वेंसिंग आएगी यहां पर प्रिंट कर देंगे। अगर नहीं आता है वो, तो एक बढ़ाएंगे इसको, फिर दूसरे वाले से चेक करेंगे, और ये इटरेशन तब तक चलता रहेगा जब तक आप सारे नंबर चेक नहीं करा लेंगे। लेकिन जैसे ही आप चेक करते समय अगर कोई भी नंबर बिग मिल गया तो फिर आप नो पे जाके प्रिंट करा देंगे। ये इसका सीक्वेंस है। अब है फाइनाइट और इनफाइनाइट लूप। जो लूपिंग स्टेटमेंट है इसमें क्या हो सकता है कि आप या तो n तक चलाइए इसको, जैसे आपको 5 नंबर प्रिंट करने हैं, 5 नेचुरल नंबर, तो 1 से लेकर 2 3 4 और 5 तक ये करके बंद हो जाएगा। लेकिन हम चाहते हैं कि इनफाइनाइट टाइम भी चले। जैसे मान लीजिए एक मशीन है, मशीन क्या कर रही है, सीरियल पोर्ट से कुछ पढ़ रही है, सीरियल पोर्ट पे डेटा आ रहा है कंटिन्यूस, ये हमेशा मशीन चलनी चाहिए। तो क्या होगा इसमें कि जैसे सीरियल पोर्ट पे डेटा आएगा ये इसे पढ़ लेगी, तो ये जो प्रोग्राम है ये कंटिन्यूस चलना चाहिए, इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम चलना चाहिए। तो हमारे पास फाइनाइट लूप भी है, इनफाइनाइट लूप भी है, लेकिन इनफाइनाइट लूप का बहुत ख्याल रखना पड़ता है, क्योंकि अगर इनफाइनाइट लूप अगर आपने डाल दिया और वो प्रोग्राम को गलत दिशा में ले जा रहा है, तो आपका प्रोग्राम चलता रहेगा, आपको पता नहीं चलेगा। तो इस तरीके से अगर आई आप बढ़ा रहे हैं और वो आई कभी खत्म कर दे रहे हैं बढ़ा के, तो उसे हम कहते हैं फाइनाइट लूप। आई बढ़ता चला जा रहा है, वो एंड नहीं हो रहा है कभी भी, जैसे मैंने एग्जांपल बताया।
तो इसको इनफाइनाइट लूप कहते हैं। अगर आपको फ्लो चार्ट प्रिंट करना है 1 से इन्फिनिटी तक, तो आप क्या करेंगे, n लेंगे, 1 से शुरू करेंगे, इस n तक जाएंगे और प्रिंट कराते रहेंगे i। ये चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा जब तक i n से कम है। यानी कि अगर आपने कोई नंबर n दे दिया जैसे 10, तो i चेक करेगा n से कम है कि नहीं है, फिर ये i प्रिंट करा देगा। अब यहां पर हमने i को कहीं इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट नहीं किया नहीं। मान लीजिए i 1 है, तो 1 हमेशा 10 से छोटा ही रहेगा, तो ये कंटिन्यूस चलता चला जाएगा, ये रुकेगा ही नहीं कहीं। अगर आप यहां पर i इज इक्वल टू i प्लस 1 कर देते, ये लाइन डाल देते, तो क्या होता, ये एक बार 1 से चेक करता, फिर अगली बार 2 हो जाता, 3 हो जाता, 4 हो जाता, ऐसे चेक करके चेक करता रहता और 10 पे आके ये 9 पे चला जाता। यहां पर लेकिन आपने 1 लिया और 1 को किसी भी नंबर n से, जैसे मैंने 10 कहा, 50 दे सकता है, कोई 100 दे सकता है, तो ये चलता ही रहेगा। तो ये 1 से मतलब ये लूप इनफाइनाइट हो गया। तो इसमें हमने i को इंक्रीमेंट ही नहीं किया, तो ये एंडलेस लूप है, इसे हम इनफाइनाइट लूप कहते हैं। तो कोई भी स्टेटमेंट बार बार अगर चले बगैर एंड हुए, तो इसे हम इनफाइनाइट लूप कहते हैं। तो ये हमने बात की आपके फ्लो चार्ट की, एल्गोरिथम की, और कुछ जो प्रोग्रामिंग में आगे चल के यूज होंगे कंट्रोल स्ट्रक्चर्स। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप सभी की।